हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। हम जो जीएस की स्टैटिक सीरीज़ कर रहे हैं उसका ये पार्ट है। स्टैटिक सीरीज़ का ये पार्ट है और ये स्पेशल होने वाला है उत्तराखंड पुलिस के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम भरा है, जो फिल किया है, आपको मालूम होगा कि उसमें 100 क्वेश्चन आने हैं। जो 100 क्वेश्चन आने हैं उसमें कुछ रेशो 40, 20 और 40 वाला है। मतलब ये वाला जो पार्ट है उत्तराखंड और हिंदी का, ये भी आपको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जबकि जो ये 40 क्वेश्चन का जो जीएस वाला पार्ट है जनरल स्टडीज़ का, ये मैं पूरा करवाऊंगा। आपको मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे और आप अपनी तैयारी को इसमें और अच्छा कर सकते हैं। कैसे आप अपनी तैयारी को अच्छा करें ये भी मैं बीच में इस वीडियो में बताऊंगा और डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, पूरा का पूरा डोज है ये उत्तराखंड पुलिस को डेडिकेटेड। किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में जीएस आता है वहां पर आप ये कर सकते हैं। करना क्या है कि क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं और फटाफट से आंसर करने हैं। आपको इसमें हर तरह के, मतलब जैसा पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, स्टैटिक पार्ट वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। मतलब वो 40 क्वेश्चन पूरे प्रिपेयर करवाऊंगा प्रैक्टिस के साथ। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है। देखिए, हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। चीज़ को समझना, एक बार सोलर सिस्टम ज़रूर खुद से पढ़ लेना। उसमें पूछा गया जो पृथ्वी है वो किसके मध्य में स्थित है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपने आंसर कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए कि ये सन है, सूर्य है, ऐसे मान लो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, जिसे हम बुध कहते हैं, ठीक है। बुध के बाद आती है पृथ्वी, यानी कि अर्थ इसे हम कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद आता है मार्स। मार्स यानी कि मंगल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो ये शुक्र है, ये शुक्र है और ये हमारी अर्थ है, मतलब ये पृथ्वी है। इस तरीके से ये होता है। इसके बाद एक उल्का पिंड की लेयर आती है। उसके बाद जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। इन्हें इनर प्लेनेट भी हम कहते हैं, ठीक है। इन्हें आउटर प्लेनेट कहते हैं, गैसिया प्लेनेट कहते हैं। ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं और चीज़ों को समझेंगे, एक्सप्लेन करते हुए आपके पास आएंगे। फिर से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा है दोबारे पढ़ो, प्रैक्टिस करो। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? आप सभी को मालूम होगा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है, मतलब वो साल भर में, वर्ष भर में उसके चक्कर लगाती है, ठीक है। अब वर्ष भर में यानी कि 365 दिन के आसपास वो उसका एक चक्कर लगाती है, कुछ इस तरीके से। तो एक बार वो उससे कभी बहुत ज़्यादा दूर और एक बार कभी बहुत ज़्यादा पास होती है। मतलब पृथ्वी अगर यहाँ पर है, ये पृथ्वी है ऐसा मान लो, ये पृथ्वी घूम रही है, जगह जगह पे अलग अलग पोर्शन है। ऐसा माना जाता है कि वो एक बार सबसे पास और एक बार सबसे ज़्यादा दूर होगी। हम मान लेते हैं एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर अर्थ होगी। तो ये डेट है जब वो एक बार पास और एक बार दूर होती है। तो सन जब एक बार वो पास होती है उसको कहा जाता है उपसोर, है ना। इंग्लिश में कहते हैं पेरिहीलियन, और दूर की स्थिति को कहते हैं अपसोर। कभी कभी ऐसा ही प्रश्न आता है कि भैया जब सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी होती है उस घटना को क्या कहते हैं? सबसे नज़दीक है उपसोर कहा जा रहा है, सबसे दूर है अबसोर, अपसोर कहा जा रहा है, पेरिहीलियन अपहीलियन कहा जा रहा है। निकट की बात है तो कहा जाता है कि 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है। इतनी बात आई समझ में? नहीं आई तो एक बार दोबारा से देखिए। पूरा ज्योग्राफी का लेक्चर जब मैं कवर करूंगा तो वो चीज़ वहाँ पढ़ाऊंगा और साथ साथ वो चीज़ें चलेंगी। 15 जनवरी के बाद से आपको सभी चीज़ें पूरी प्रॉपर वे में पाठशाला के यूट्यूब चैनल में पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, ये थोड़ा स्पेलिंग को देख लीजिएगा, कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। देखिए, एक ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी जब जलता रहता है बिल्कुल अनार वाले शेप में, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अनार वाले शेप में क्या होता है कि वो जलता रहता है
है ना। ऐसा आप समझिए कि ऐसा रहता है और वो जल रहा होता है इस तरीके से, ठीक है। अब जब वो जल रहा होता है तो उससे कुछ उजाला सा निकलता है, उससे उजाला सा निकलता है, वो भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहलाता है, मतलब एक ऐसा ज्वालामुखी है। कौन कहलाता है? 4 ऑप्शन है, सिसिली का स्ट्रोम्बोली, इटली का विसोवियस, पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पिली, मैक्सिको का पैराक्यूटिन। कुछ लोगों को कम समझ आ रहा होगा, उन्हें ज्वालामुखी ज्योग्राफी में एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और मैंने कई बार बताया कि अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो लूसेंट जीके की बुक से तैयारी करो, 110% वहां से तुम्हें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, हमने लिए हैं पठार। आपने सुना होगा पृथ्वी में जो भू आकृतियां होती हैं वो होती हैं मैदान, प्लेन के फॉर्म में, माउंटेन के फॉर्म में, है ना, हम पर्वत कहते हैं, और प्लेटू के फॉर्म में जिसे हम पठार कहते हैं। तो पठार है, कुछ इतने फेमस पठार हैं और वो भिन्न भिन्न देशों में हैं। ये एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, उत्तराखंड एसआई में आपको देखने को मिल सकता है। जो बच्चे अभी 2G और 3G हैं उन्हें बात नहीं समझ आएगी, उन्हें 5G होना होगा तब वो क्वेश्चन कर पाएंगे। अनातोलिया का पठार तुर्की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और तुर्की का ही नाम अनातोलिया है, ठीक है, तो तुर्की बिल्कुल मैच हो जाएगा। अबिसीनिया का पठार इथोपिया, इथोपिया का पुराना नाम है अबिसीनिया और ये पठार इथोपिया में है। मैसेठा का पठार स्पेन में है। और एशिया माइनर का पठार, देखो ये थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, एशिया माइनर का जो पठार है ना, इसी को अनातोलिया का पठार भी कहा जाता है और ये तुर्की में है, ठीक है, ये भी समझना। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, चीज़ों को सही कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये कुछ हो गया होगा, ये जानकारी आपको देनी थी ताकि पठार आप पढ़ पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ मंदिर हैं फेमस और उनको भारत में वो किस स्थान में इसको मैच करना है, कोशिश करें कि आप मैच कर पाएँ। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी कहाँ है, महाबोधि कहाँ है, और जगहों के नाम हैं। तो देखो जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, यह एक जैन मंदिर है जो माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, लिंगराज भगवान का मंदिर है, भुवनेश्वर में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है और जिन्होंने एंशियंट हिस्ट्री देखी होगी उन्हें महाबोधि से बोधगया याद आएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन समझते हैं। हर पार्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि तुम्हारी जो तैयारी हो उसको बहुत अच्छे से समझाया जा सके, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े हो, फिर से कह रहे हैं पूरा जीएस पढ़ो, इसमें मार्क्स लाने अच्छे से, आपको अगर कट ऑफ क्लियर करनी है तो इसमें मार्क्स लाने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। हाल ही में 2021 में क्या हुआ तो बोलोगे 32वें ओलंपिक गेम्स हुए, ओलंपिक खेल हुए। और नीरज चोपड़ा का नाम तुमको मालूम होगा। तो क्या तुमको मालूम है ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? क्या तुम बता सकते हो? चारों ऑप्शन देखोगे, कोई भी देश तुम्हें नज़र नहीं आएगा। तुम्हें याद आ रहा होगा कि सर हमने तो स्विट्ज़रलैंड पढ़ा है, तो बता दो स्विट्ज़रलैंड में कहाँ है। तो आप याद रख लो आज कि लुसाने में स्विट्ज़रलैंड के लुसाने इसको पढ़ा जाता है और लुसाने में ये है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड याद करो। नाबार्ड इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है, आप इसको कई बार पढ़ते होंगे। 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ नाबार्ड का, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो जैसे ही डेवलपमेंट देखोगे, चारों तरफ डेवलपमेंट की बात है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये तुम्हें क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। आगे बात करते हैं डेज एंड डेट। बार बार मैं कहता आया हूँ कि लगातार इसको याद करो। जितने भी डेज किसी स्पेशल डेट पे आते हैं उन्हें याद कर लो। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको ये भी याद करने हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी 1 नंबर के लिए आपको इस तरह से 3-3, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
कहाँ पर है? देखो, जो हमारे यहाँ मेजर पोर्ट हैं वो कुल 13 मेजर पोर्ट हैं, मतलब जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो हैं 13। याद करने हैं, गुजरात से अगर याद करना शुरू करो, गुजरात से स्टार्ट करोगे तो मुंबई जाओगे, गोवा जाओगे और इसी तरह से घूमते हुए आप वेस्ट बंगाल तक आओगे, यानी कि कलकत्ता तक पहुंच जाओगे। बात सभी की जाएगी बारी बारी, लेकिन आप ये याद कर लो, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में है। पाराद्वीप की बात है तो ये उड़ीसा में है, यही बता दे रहे हैं। कोचीन की बात है तो केरला, सब समझ पाएंगे। कोलकाता की बात है तो वेस्ट बंगाल आपको याद रहेगा। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू और नौवा शेवा बंदरगाह भी इसको कहा जाता है, ये याद करो, ठीक है। तभी पुलिस के एग्ज़ाम में तुम्हारा हो पाएगा, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी जीएस आता है उसमें भरपूर मार्क्स तुम ला पाओगे। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? अगला सवाल ले लिया, मुझे लगा ये एक अच्छा सवाल होगा और तुम चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो चीज़ें करते रहिए, पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा और कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बिल्ड करो। देखो कि कितना तुमने पढ़ा है, क्या वो तुम्हें याद हुआ है या क्वेश्चन अलग टाइप से आता है। हमेशा पढ़ते लोग ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं, जिसकी वजह से पेपर बिल्कुल अलग आता है। तो ऐसा नहीं करना है, आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं उसमें पढ़िए। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। ये क्वेश्चन है। ओजोन छिद्र की बात हम सभी करते हैं और उसके बारे में जानकारी हमें कम होती है ना। तो जरा ध्यान से देखना कि ओजोन छिद्र की बात है तो क्या होगा। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, जहां पराबैंगनी किरणें कहां पर होती है? समताप मंडल में। देखो, वायुमंडल की कुछ परतें हैं, वायुमंडल की कुछ परतें हैं जिन्हें हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर कहते हैं। ये कुछ हैं, जैसे कि इसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। अभी आधा आधा बता दे रहे हैं। क्षोभ मंडल, इसे कहते हैं समताप मंडल, इसे कहते हैं मध्य मंडल, ठीक है। इसे कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं? आयन मंडल। और इसे कहते हैं बहिर्मंडल या ब्राह्य मंडल, ठीक है। मतलब देखो, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेजोस्फियर है, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर है, बाहरी। बीच में ये है मध्यमंडल कह दिया। ट्रोपोस्फियर सबसे नज़दीकी लेयर है जिसपे हमारा जीवन है। स्ट्रेटोस्फियर जिसपे वायुयान उड़ते हैं। मेजोस्फियर मध्य, ठीक है। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। ओजोन का सबसे अधिक हाश्र होने का पता अंटार्कटिका के ऊपर, क्या आपको ये वाली बात समझ आ रही है? कहाँ पे? अंटार्कटिका के ऊपर चला है। समताप मंडल में ओजोन के साधारण का हाश्र ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभ मंडल से गुजरने देता है। तो अंटार्कटिका की बात है तो हम चलते हैं, और आर्कटिक के नीचे वाला ऑप्शन जिन लोगों ने भी ये किया होगा, कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में ही भारत ने कुछ शोध संस्थान लगाए हैं जिन्हें हम दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। ये क्या है? अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर अनुसंधान करने के लिए वहाँ के मिनरल्स के बारे में, वनस्पति के बारे में, इन सब चीज़ों से, ठीक है। समझिएगा, पढ़िएगा, नहीं समझ आए स्लो कर लीजिएगा, दोबारा देखिएगा। पुराने राज्यों के, पुराने नगरों के नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी में से एक नाम है, किसको? श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? पुराने जो श्याम था, पुराने श्याम प्रदेश का श्याम लिखा है, क्या नया नाम है? नया नाम क्या है? किस देश को श्याम प्रदेश के नाम से जाना जाता है? म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया। आंसर आपको मिल जाएगा। आप थाईलैंड से भली भांति परिचित होंगे या कभी सोचते होंगे कि आप यहाँ घूमने जाएंगे। एक्सप्लेनेशन इसका ये रहा, ये आप पढ़ लीजिए। आंसर मैं बता चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तैयारी ऐसे की करो। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तीव्रता मापने वाले, पेंटाग्राफ, सिस्मोग्राफ, इडियोग्राफ, ऑग्रोग्राफ। कुछ यंत्र हैं, उनसे कुछ ना कुछ मापा जाता है। प्रत्येक यंत्र है, कई सारी चीज़ों को मेज़र किया जाता है, उसमें से भूकंप एक है। क्या है? भूकंप। इसको सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है।
ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप का वह केंद्र होता है जहां पर भूकंपीय लहरों का ज्ञान सर्वप्रथम होता है। इसे भूकंप केंद्र अथवा अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र मतलब एपिसेंटर। अधिकेंद्र पर लगे यंत्र द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। अधिकेंद्र क्या होता है? एपिसेंटर क्या होता है? जहां पर सबसे पहले भूकंपीय लहरें पहुंच रही है, पता चल रहा है कि यहां पर आ गई हैं। इस यंत्र को भूकंप लेखन यंत्र अथवा सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ। समझो, सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी कहते हैं कि भाई साहब अध्ययन किया जा रहा है। और किस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है? भूकंप का अध्ययन किया जा रहा है। बाकी चीज़ें सामान्य हैं। किसमें नापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? आप सभी जानते होंगे, कभी ना कभी आपने सुना होगा कि सर हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में जाना है। क्या जाना है? वर्ल्ड बैंक के बारे में। कि 1944 में एक समझौता हुआ जिसे ब्रिटेन वुड समझौता कहते हैं, और इसके बाद 1945 में ये बना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बोलोगे वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। किसका? वर्ल्ड बैंक का। इसका एक अन्य नाम, सर ये कैसा क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, अन्य नाम। तो जो 2G और 3G बच्चे हैं उनको आगे निकलना होगा। इसका आंसर है ये IBRD, है ना। तो देखो इसको यहां से देख लो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ढूंढ के मैं क्वेश्चन लाया हूं जो तुम्हारी प्रैक्टिस में, जो तुम्हारे पढ़े हुए में 4 चांद लगा देगा। आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ये क्वेश्चन देख करके अगर तुम्हें नहीं ये याद आ रही है तो एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज मैंने कराई है, उसमें 3 पार्ट अभी हो गए हैं। बुद्ध, जैन, इंडस सिविलाइजेशन, और चौथा मौर्य एम्पायर वहाँ पर चल रहा है। पूरा एंशियंट हिस्ट्री फटाफट कवर होगा। अगर नहीं देखिए एक बार देख लो। एंशियंट हिस्ट्री में जैसे ही बुद्धिज्म पढ़ोगे, बौद्ध परिषद है, 4 बौद्ध परिषद के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर प्लेस पूछ ले, स्थान पूछ ले तो कुछ मत पढ़ो, RVPK लिख लो। बाकी ज्ञान जानने के लिए तुम मेरी एंशियंट हिस्ट्री वाली बुद्ध वाली सीरीज़ देख सकते हो। ये स्थानों की बात है। कोड नाम याद करना है। तुम अपने दोस्तों के कुछ फर्जी नाम याद करते होंगे, इसी तरह से कोड याद कर लो कि बौद्ध परिषद RVP के स्थान पर हुई है। बोला पहली कब हुई है? पहली कहाँ हुई है? तो R से कौन सा नाम तुम्हें नज़र आ रहा है? आगे करो और चल दो। आगे देखिए, यही उसकी एक्सप्लेनेशन है। अजात शत्रु बता दिया, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। तो ये छोटी सी बात है और हमने इसका आंसर आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने गुजरात में, गुजरात ऐसे लिख लीजिएगा, गुजरात इसको ब्रैकेट में, वर्ष में की थी। ये ब्रैकेट में है, ठीक है, बुरा ना माने, ऐसा हो जाता है। वर्ष में की थी साबरमती आश्रम की स्थापना। तो आप में से बहुत सारे लोग गांधी जी को भले भांति पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के कई MCQ सीरीज़ मैंने कवर किए हैं और लगभग मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने वहाँ पर कवर करा है, समझाया है कैसे चीज़ें हुई हैं। तो साबरमती आश्रम उन्होंने कब स्टैब्लिश किया, ये वाली बात आपको देखनी है। आप में से बहुत सारे लोग 1915 को देख रहे होंगे और वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। ऐसे में आंसर 1917 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर है, समझिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। गांधी जी 1915, अभी 9 जनवरी गया है। क्या गया है? 9 जनवरी गया है। भारत इसमें प्रवासी दिवस मनाता है। 1915 में गांधी जी लौटे थे। कहाँ से लौटे थे गांधी जी? कई लोग कहेंगे साहब ब्रिटेन से लौटे थे, बिल्कुल गलत बता रहे हो। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, गांधी जी लौटे थे 1915 में। उसके बाद उन्होंने निरंतर कोई ना कोई कार्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किया है। उसमें गांधी जी ने 17 जून 1917, क्या ये डेट याद कर लो, कोचरब नामक स्थान पर की थी। किसकी? साबरमती आश्रम की स्थापना। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च यहीं से प्रारंभ किया था। दांडी मार्च कब किया था? तो देखो 1930 का समय है, 1930 का समय है और यहीं से स्टार्ट किया था। आगे चलते हैं। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? थोड़े महंगे क्वेश्चन भी इसमें हैं। सस्ते क्वेश्चन जो थे वो करा दिए हैं और तैयारी सस्ते से होती है, लेकिन सिलेक्शन हमेशा ऐसे महंगे सवालों से होता है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करे। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में क्या बोला है? उच्च न्यायालयों की बात है।
किस वायसराय के कार्यकाल में ये इस्टेब्लिश किए गए थे? करोड़पति में आया हुआ सवाल है ये, लॉर्ड कैनिंग के समय में ये हुआ था। आगे क्वेश्चन है मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, अगर तैयारी तमीज से कर रहे हो तो ये चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? जब दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन की बात आती है तो 12वीं सेंचुरी से याद करो, और 1206 और इसको हम कहते हैं गुलाम वंश, है ना, स्लेव डायनेस्टी, मामलुक वंश, ये सब नाम है भाई साहब इसके। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था ये बोला गया है। कौन था? तो बोलोगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो इल्तुतमिश ने जो गुलाम वंश था, दिल्ली सल्तनत था, उसको अच्छे से बसाया, इस्टेब्लिश किया। ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से पढ़ो और चीज़ों को समझ लो। इल्तुतमिश ने जो काम किया वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले राजधानी लाहौर थी जब कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने राजधानी को, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया और राजधानी लेकर के आया। 1210 देख लो, 11 से 36 देख लो, ये सारी बात। जिनको याद हो तो रजिया सुल्तान नाम आपने सुना होगा, कई बार सवाल आता है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आंसर है इल्तुतमिश की। आगे चलते हैं, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ये वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो कोई सीमा नहीं है, 65 वर्ष है, 62 वर्ष है, 70 वर्ष है। इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से और बताओ कि क्या हो सकता है। क्या तुमने 65 वर्ष पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पढ़ो और ध्यान से पढ़ो। अगर तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है तो तुम धोखे में रह रहे हो, उस धोखे से बाहर निकलो और अपनी तैयारी करो, क्योंकि उत्तराखंड में मौके कम मिलते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? आपको मालूम है भारत में जो पंचायत व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा 73, और अगर इसी के बाद नगर पालिका वाला जो सिस्टम है उसको 74th अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम, ये सारी समितियाँ बनी हैं, बलवंत राय है, अशोक मेहता है, ये समितियाँ बनी और इन्होंने पंचायत के सिस्टम को बनाने की बात की। जैसे बलवंत राय के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 3 टियर की बात की थी। क्या की थी? 3 टियर की। अशोक मेहता ने 2 टियर की बात की थी कि 2 टियर में पंचायत होंगी। तो क्या है ये 2 टियर 3 टियर, ये भी मैं बताऊंगा, याद करने की कोशिश करो। आज बता दे रहा हूं, देखो ABCD पढ़ते हो, उसमें B आता है 2 नंबर पर, उसमें B आता है 2 नंबर पर। 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 3, +1 करोगे 3 हो जाएगा। 3 बढ़ाया किसने? बलवंत राय ने। अशोक क्या होता है? 1, +1 कर दो, +1 कर दो तो ये हो जाएगा 2। तो अशोक ने 2 स्तरीय और बलवंत ने 3 स्तरीय। जिनको ये बात समझ आ रही है उन्हें ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी, कब रिपोर्ट दी? जरा ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। इस समिति का गठन वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन नवंबर 1957 में प्रस्तुत किया, नवंबर में दे दिया, ठीक है। समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया, 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। और राजस्थान का नागौर पहला जिला हुआ जहां से पंचायत व्यवस्था शुरू हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीज़ें नहीं समझ आई हैं, वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, दोबारा सुनो। सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगली बार जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छे से दिया जाएगा। RTI सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, ये कब आया था? ये कब अधिनियमित किया गया? कब अधिनियमित मतलब इम्प्लीमेंट में लाया गया, संचलन में लाया गया? इसको देखो, ऑप्शन ABCD में से कोई एक है। 2005 दिख रहा होगा। ऐसे डेट वाइज वाले क्वेश्चन आपके उत्तराखंड एग्जाम में आते हैं और मैं पूरी जान लगा दूंगा अगर आप तमीज से पढ़ेंगे तो। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 15 जून 2005 इसका आंसर है, डेट याद कर लो। यही बात बताई गई है, ये बात आपको समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और उत्तराखंड GS की पूरी तैयारी इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको कराई जाएगी। आगे चलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप पाठशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी पाठशाला के आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाठशाला ऋषिकेश में न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं।
न्यू बैच जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इनरोल कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें इन फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।